Hi everyone, welcome back to the channel. This is Ritik and you are watching my channel. So, यूनिट नंबर 5 में आगे बढ़ रहे हैं फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन। यूनिट का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। आई होप सो आप पिछले वीडियोस को बहुत अच्छे से देख रहे हो, पिछले लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे। आज के सेशन में एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट करने वाले हैं अपन लोग, जिसका नाम है काई स्क्वायर टेस्ट। आपके सिलेबस जो भी करंटली चल रहा है, आपके सिलेबस के अंदर ये गिवन है इस बुलेट पॉइंट में। यहाँ पर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अनोवा। आज हम बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट की। बहुत एग्जामिनेशन के पीओवी से ही मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, तो एफिशिएंट होने वाला है लेक्चर। बहुत अच्छे से पढ़ना, जो जो चीज़ें तुम्हें बताई जाएंगी नोट्स बना लेना, और जितनी भी चीज़ें बताई जाएंगी उन्हें तुम्हें याद रखनी ही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एफिशिएंट वे में पढ़ाता हूँ। तो मैं कोई बेफालतू की चीज़ें नहीं लेकर आता हूँ और आपको एग्जाम रेडी बनवाता हूँ। सो प्लीज़ उसी वे में पढ़ना, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा रिकैप देना चाहता हूं मैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में, है ना। ये दोनों पढ़े थे अपन लोगों ने। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर के अंदर। क्या था, किसी को याद आ रहा है? पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से टेस्ट होते हैं जो अज्यूम करते हैं कि हमारी जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि जो डेटा की वैल्यूज है ना, वो मीन के अराउंड ही होने वाली है, कंसंट्रेटेड है अराउंड द मीन। रेयरली ये पाया जाता है कि एक्सट्रीम साइड पर है, तो वो पैरामीट्रिक टेस्ट की एक अजम्पशन होती है। यहाँ पर जो टेस्ट हमने यूज़ किए थे जनरली वो कौन से टेस्ट थे? जी टेस्ट जो हमने कवर किया लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर, टी टेस्ट, ये दोनों हमने कवर किए थे जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे थे, आई गेस। इसके बाद वी हैव कवर्ड एफ टेस्ट। बेसिकली अनोवा को हमने कवर किया, जिसके अंदर एक और डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है जिसका नाम है एफ टेस्ट या फिर एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। टेस्ट हम क्यों बोल देते हैं? क्योंकि ये टेस्ट स्टैटिस्टिक है। क्या है ये? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, और अपने आप में ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन भी है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये कब बन जाते हैं? जब जी टेस्ट की वैल्यू या फिर जो भी ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं, इनकी वैल्यूज को हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में उतार दें तो वो उन्हीं का ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर। एफ टेस्ट को बहुत अच्छे से कवर किया था। एक चीज यहाँ पे दोबारा से दोहराना चाहूंगा मैं, एफ टेस्ट का एक फॉर्मूला था ना, याद करो जरा, जो काई स्क्वायर टेस्ट से मैंने आपको लिखवाया था। काई स्क्वायर सैंपल 1 का निकालते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, डिवाइड करते हैं दूसरे सैंपल वाले से, तो यहाँ पे अपनी एफ वैल्यू निकल कर आ जाती है। ये चीज़ को एक बारी के लिए ध्यान में रखना, आगे काम आएगी, मैं बताऊंगा कब काम आएगी, ठीक है। अब इसको साइड में कर दो। तो दीज वर दी पैरामीट्रिक टेस्ट, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि क्वांटिटेटिव डेटा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एटलीस्ट भाई इंटरवल या फिर रेशो स्केल के होने चाहिए डेटा। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं फिर ऑन दी अदर साइड, जो कि कैटेगोरिकल डेटा पे इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर बोल लो क्वालिटेटिव नेचर रहता है यहाँ पे डेटा का। क्वालिटेटिव नेचर ऑफ डेटा यहाँ पे अवेलेबल रहता है। यहाँ पे एज सच कोई स्ट्रिक्ट अजम्पशन हम नहीं लगाते हैं, किसकी? नॉर्मेलिटी की, ठीक है। नो स्ट्रिक्ट अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी एज सच नहीं होती है, लेकिन हम ये जरूर अज्यूम करते हैं कि हमारा जो सैंपल साइज है वो जनरली लार्ज है ना, ताकि हमारे पास सफिशिएंट चीज़ें तो हो टेस्ट करने के लिए। ये ज़रूर हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं। डन। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का मतलब है जहाँ पे डेटा हमारे पास कैटेगोरिकल नेचर का हो, ऑर्डिनल, नॉमिनल, स्केल का हो एटलीस्ट। यहाँ पर हम कुछ टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे काई स्क्वायर टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, केडब्ल्यू टेस्ट, ठीक है। कुछ ऐसे टेस्ट्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आज की क्लास स्पेसिफिकली होगी काई स्क्वायर टेस्ट से रिगार्डिंग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए एक अलग से क्लास मैंने बनाई है। मतलब ये क्लास अलग से मैं एक टेस्ट के लिए करवा रहा हूँ। जैसे अनोवा को हमने एक अच्छे से कवर किया एक लेक्चर के अंदर, वैसे ही आज हम काई स्क्वायर टेस्ट को भी एक लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद जो बचे कुछ टेस्ट होते हैं जो कि आपके यूजीसी नेट के अंदर आने के चांसेस रहते हैं, वो टेस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर देंगे, ठीक है। नाउ इतनी चीजें तुम्हें याद है, ठीक है। तुम्हें स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तुम्हें पैरामीटर क्या होता है, ये भी याद है ना। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और काई स्क्वायर की ओर चल रहे हैं। उससे पहले एक सिनेरियो अज्यूम करो जरा,
क्या वो सिनेरियो है, इमेजिन करो एक सिचुएशन जहां पे आपने ना एक सर्वे कंडक्ट करवाया, ठीक है, और कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिला। आपने सर्वे कंडक्ट करवाया कि भाई रिस्पॉन्स शीट आपने क्वेश्चनर वगैरह भेज दिया और आपने या फिर गूगल फॉर्म सर्कुलेट करवा दिया और वहां पे कुछ रिस्पॉन्स देखने को मिले। अब आप ये देखोगे कि यार ये जो रिस्पॉन्स आए हैं क्या ये मीनिंगफुल है या फिर बस ऐसे ही रैंडमली आ गए हैं। अगर मैं कहीं और ये सर्वे करवाऊंगा तो वहाँ का कुछ और आ जाएगा, कहीं और करवाऊंगा तो वहाँ का कुछ और आ जाएगा। या तो ऐसा सीन है या फिर इसका कुछ मीनिंग है, आप ये पता लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करवाया, आपने सर्वे क्या करवाया था, आपने सर्वे करवाया कि देयर आर 2 प्रोडक्ट्स और लोगों की लाइकनेस पता करवानी है कि कौन सा प्रोडक्ट किस बंदे को पसंद है। तो 50% लोगों को प्रोडक्ट ए पसंद आना चाहिए था आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, और 50% लोगों को प्रोडक्ट बी पसंद आना चाहिए था आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। दिस वाज योर एक्सपेक्टेशन कि भाई 50-50% का सिनेरियो रहने वाला है। लेकिन आपने ऑब्जर्व क्या किया, जो आपने सर्वे करवाया और वहां से रिस्पॉन्स निकल कर आए, आपने ऑब्जर्व क्या किया, आपने ऑब्जर्व किया कि ए प्रोडक्ट को ना 60% लोग लाइक कर रहे हैं और बी प्रोडक्ट को 40% लोग लाइक कर रहे हैं। अब बात ये आ जाती है कि यार ये जो डिफरेंस था मेरी एक्सपेक्टेशन और मेरी ऑब्जर्वेशन के अंदर, क्या ये डिफरेंस मैटर करता है, क्या ये डिफरेंस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इस चीज को पता लगाना किससे संभव हो सकता है, हमारे काई स्क्वायर टेस्ट से संभव हो सकता है। एक चीज समझ में आई, ये सिनेरियो समझ में आया। अब यहाँ पे 2-3 चीज को देखो। क्या वो चीज है कि यहाँ पे ना एज सच कोई क्वालिटेटिव डेटा हमारे पास नहीं है, क्वांटिटेटिव डेटा हमारे पास नहीं है एज सच। हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है, हमें फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई इतने बंदे इसको पसंद कर रहे हैं, इतने बंदे उसको पसंद कर रहे हैं, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ थिंग्स बोल लो। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, बट एज सच कोई और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। सो हियर वी कैन यूज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, जिसके अंदर से आता है अपना एक काई स्क्वायर टेस्ट। इजी। तो एक कंडीशन समझ में आई जहां पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लग सकते हैं, जहां पे कैटेगोरिकल डेटा हो, नॉमिनल ऑर्डिनल नेचर का डेटा हो, इजी, जहां पे कैटेगराइज कर रखा हो चीजों को, एक इतना समझ में आता है। तो यहाँ पे इस्तेमाल हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट। यहाँ पे हमें हेल्प करता है कौन, काई स्क्वायर टेस्ट। इसका पर्पस क्या है, ये पर्पस है पता लगाना, टेस्ट करना कि ऑब्जर्व डेटा एक्सपेक्टेड डेटा के बराबर था या नहीं था। अगर कोई भी डिफरेंस निकल कर आ रहा है तो क्या वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रहेगा तो वी हैव टू मेक सम डिसीजंस। हम यहाँ पे हाइपोथेसिस को रखेंगे कुछ, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे अगर डिफरेंस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। जो प्रोसीजर होता है तुम्हारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग का वो भी यहाँ पर फॉलो होगा, जैसे हर एक टेस्ट में फॉलो हुआ है। सिंपल। बस आपको ये समझना है कि जी टेस्ट कहाँ लगेगा, टी टेस्ट कहाँ लगेगा, अनोवा का एफ टेस्ट कहाँ लगेगा, फिर काई स्क्वायर टेस्ट कहाँ लगेगा। ये चीज़ आपको ऐसे टिप्स पे लर्न हो जानी चाहिए। तो इसके कुछ बुलेट पॉइंट्स को उतार लो हर एक टेस्ट के और याद रख लो चीज़ों को, ठीक है। इतना समझ में आया, बढ़े आगे। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं सिखाऊं, अगर कोई पहली बारी बंदा पढ़ रहा हो काई स्क्वायर टेस्ट, तो काई स्क्वायर टेस्ट क्या मेजर कर रहा है, ये मेजर कर रहा है कि अपन लोग रियलिटी से कितने डेविएटेड है, मतलब रियलिटी कितनी डेविएटेड है एक्सपेक्टेशन से। हमारा अनुमान, हमारी अपेक्षाएं कुछ और थी, निकल कर कुछ और आया। अपनी जीवन में मत ले जाना ये, किसी से एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी और क्या हो गया, ऐसा वाला सिनेरियो में मत जाना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, स्टिक टू द टॉपिक होते हैं। चलो आ जाओ। तो काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, अगेन स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है जहां पे हम एक हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं, उन हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं जो कि कैटेगोरिकल डेटा से रिलेटेड होता है, ठीक है। एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो क्या सर सिर्फ ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरह यूज किया जा सकता है, नहीं, इट कैन बी यूज्ड एज अ पैरामीट्रिक टेस्ट ऑल्सो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इसे बोला जाता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अभी से कान खोल कर सुन लो, जब भी काई स्क्वायर टेस्ट आप लोगों से पूछा जाएगा पेपर के अंदर तो आपको बोलना है इट इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब पैरामीट्रिक टेस्ट कैसे बन जाता है, ये अभी हम उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्लाइड पे, टेंशन मत लो, सारी चीजें करवा रहा हूँ। डन। तो हम बोलेंगे काई स्क्वायर टेस्ट इज अ नॉन पैरामीट्रिकल टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जहां पे कैटेगोरिकल डेटा हमें गिवन रहता है, नॉमिनल ऑर्डिनल नेचर का डेटा हमें गिवन रहेगा, जिसके ऊपर हम ये टेस्ट लगा के वैल्यू फाइंड आउट करके उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं, और जो जानना चाहते हैं वो हमें वहां पर पता लग जाएगा। जानना क्या चाहेंगे हम यहाँ पे 4 चीजें जान सकते हैं, यानी कि काई स्क्वायर टेस्ट 4 चीजों को जानने के लिए लगा सकते हैं अपन लोग। जनरली तो 3 चीज होती हैं,
अभी मैं आगे करवाने वाला हूँ। तो वो 3 से 4 चीज़ तुम्हें नोट डाउन कर लेनी है और गांठ बांध लेनी है, ठीक है। और वहाँ से PYQs आए हैं तो अभी करवाने वाला हूँ मैं, वो आराम से कर लेना। नाउ वापस आते हैं, एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है काई स्क्वायर टेस्ट, जिसकी कुछ अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है कि यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की एज सच कोई अजम्पशन लेकर हम लोग नहीं चलते हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है यार, नॉर्मेलिटी वाली जो रहती है अजम्पशन वो पैरामीट्रिक में रहती है, यहाँ पे ऐसी कोई स्ट्रिक्ट अजम्पशन नहीं है। पढ़ा था ना हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट्स आर वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर बिकॉज इट डजंट फॉलो एज सच स्ट्रिक्ट assumption, easy. Now it works on categorical data, जैसे कि जेंडर हो गया, प्रेफरेंसेस हो गए, कैटेगरी हो गया, एक्सेट्रा। तो जेंडर में अगर मैं ले लेता हूँ मेल और फीमेल, तो ये दोनों चीज हमारी क्या बन जाती हैं, एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। फिर यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बोल लो या फिर वेरिएबल्स बोल लो। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल आगे काम आएगा। डन। इट इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज, ये फ्रीक्वेंसीज पे बेस्ड होगा। जैसे मेल के जो रिस्पॉन्स आए हैं वो 30 आए हैं, फीमेल के 50 आए हैं, ऐसे करके याद रखना। तो इट इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज रेदर देन पैरामीटर्स। पैरामीटर्स पे बेस्ड नहीं है। पैरामीटर्स का क्या मतलब था, जो पॉपुलेशन के पैरामीटर होते हैं ना, म्यू हो गया यानी कि मीन हो गया, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, प्रोपोर्शन पाई से डिनोट करते हैं ना अपन लोग, एक्सेट्रा। तो पैरामीटर के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये फ्रीक्वेंसीज के ऊपर बेस्ड है। तो सर ये पैरामीटर का क्या सीन था, पैरामीटर पे कौन बेस्ड था? फॉर्मूलेज याद करो जरा जाके। एफ टेस्ट का फॉर्मूला याद करो, क्या था? लार्जर वेरिएंस डिवाइडेड बाय स्मॉलर वेरिएंस। वहां पे वेरिएंस का यूज किया जा रहा है, यानी कि इट इज पैरामेट्रिक इन नेचर। ये भी एक बन जाता है नॉन पैरामीट्रिक होने का रीजन, कि यहाँ पे पैरामीटर्स का यूज नहीं किया जा रहा है सो एज टू फाइंड आउट द काई स्क्वायर की वैल्यू। काई स्क्वायर की वैल्यू को वी हैव टू फाइंड आउट, या बहुत अच्छे से फाइंड आउट की जा रही है बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसीज। सिंपल, अभी मैं आगे करवाऊंगा, ठीक है। तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन पैरामीटर्स, हेंस इट इज नॉट पैरामीट्रिकल, ये नॉन पैरामीट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मीन नहीं है, कोई स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज नहीं किया जाता है, सिंपल फ्रीक्वेंसीज का यूज किया जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अभी मैंने बोला 1 2 3 4, 1 2 3 4 गलत है। गलत कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ना, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे मैं आगे आने वाला हूँ, लेकिन अभी से ही समझ लो, क्योंकि मैंने अभी 1 2 3 4 5 6 7 9 10 बोला है। जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ना, 5 के नीचे नहीं होनी चाहिए, वो एटलीस्ट 5 के बराबर होनी चाहिए यार, तभी हमें रिलायबल आंसर मिलेंगे, रिलायबल वैल्यू मिलेगी काई स्क्वायर की। 5 से नीचे होएगा तो बहुत ज़्यादा छोटू सा कहलाएगा वो हमारा वैल्यू। तो उस वैल्यू को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो आप लोग, दो टेबल को या फिर 2 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे ताकि वो एटलीस्ट 5 से बड़ी बन जाए। गेटिंग माई पॉइंट? ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, और ये जो मैंने तुम्हें चीज़ बताई है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको नोट डाउन कर लेना। एक तरीका ये था सॉल्व करने का ये वाली प्रॉब्लम जहाँ पे 5 से नीचे है तुम्हारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक तरीका ये है कि तुम क्या कर सकते हो, एक फैक्टर को, वो होता है ना करेक्शन फैक्टर, कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर करके, वो यहाँ पे तुम लगा सकते हो, जिसका मतलब है जो फॉर्मूला होगा ना उसके अंदर से -0.5 कर देना, माइनस प्लस 0.5 कर देना, वो भी हेल्प कर देता है। ऐसे करके चलेगा, ठीक है। या फिर एक और तरीका होता है जिसके अंदर है आपका तरीका एक अलग सा टेस्ट यूज करने का, जिसे बोलते हैं फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट। तुम्हारे मतलब सिलेबस में नहीं है, करना भी नहीं है, लेकिन मैं ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज आर वेरी लेस, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आर लेस देन 5। तो इसको ठीक करने के सॉल्यूशन मैंने तुम्हें 3 बता दिए, तीनों के तीनों अपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर नोटबुक के अंदर उतार के रखो, ठीक है। डन होता है। बाय चांस, मतलब रेयर चांस है कि तुम्हारा यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा, लेकिन तुम्हें अभी पता है कि एटलीस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यूज 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। डन होता है। यहाँ पे हमने अजम्पशन किए काई स्क्वायर टेस्ट के, हमने काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में जाना, लेकिन अभी मैं तुम्हें फिर से पीछे लेके जाने वाला हूँ एफ टेस्ट, जी टेस्ट, टी टेस्ट के बारे में। देखो एफ टेस्ट, जी टेस्ट, टी टेस्ट हमने पढ़ा, और हमने क्या बोला कि वो भी एक तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन है यार, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली इट इज ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर टेस्ट का क्या मतलब है, इट इज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक, जो कि सैंपल के इन्फॉर्मेशन को लेकर वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है सो एज टू कंप्यूट सम वैल्यू, इजी, और उसकी एक क्रिटिकल टेबल रहती है। डन। उसी तरीके से हमारे पास काई स्क्वायर एक डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी है। डिस्ट्रीब्यूशन पे चलता हूं मैं एक बारी लेके, ठीक है। हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी है, जहां पे क्या होगा,
काय स्क्वायर वैल्यूज को, कई लोग इसे ची भी बोल देते हैं, ये भी ध्यान रखना, ची चाय ये सब नहीं है, ये काय बोलते हैं इसे। काय स्क्वायर वैल्यूज को अगर हम निकाल के टेबुलर फॉर्म में लिख दें, लो जी बन गया काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल। समझ में आ गया? तो इट इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है? इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, continuous probability distribution. Now the question arises, तुम्हारे मन में आना चाहिए ये क्वेश्चन कि सर वी आर यूजिंग फ्रीक्वेंसीज आर जनरली 5, 10, 12, दे आर डिस्क्रीट इन नेचर, डिस्क्रीट नंबर्स हैं वो, है ना, काउंटेबल हैं, दिख रहे हैं हमें और डेसिमल में नहीं है, तो हम बोलेंगे दीज आर दी नंबर्स, फ्रीक्वेंसी है, डिस्क्रीट नंबर्स है। हाँ, डिस्क्रीट वेरिएबल्स आप बोल लो या फिर डिस्क्रीट नंबर्स बोल लो, उनका यूज हम कर तो रहे हैं, लेकिन काय स्क्वायर कैसे निकल रहा है? काय स्क्वायर की जो वैल्यू निकलेगी वो जनरली डेसिमल्स में निकलती है और इट इज इन इट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। तो इसलिए हम बोलते हैं कि काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। इजी था। ये जो छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूँ ना तुम्हें मैं, ये तुम देख पाओगे कि PYQs में आई हैं। अभी 2 PYQs लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लो, उन दोनों PYQs को खुद ब खुद कर पाओगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। काय स्क्वायर भी एफ टेस्ट की तरह नेगेटिव नहीं हो सकता, रेंज करेगा 0 to infinity, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। व्हाई? द रीजन लाइज इन दी फॉर्मूला। सिंपल। क्या फॉर्मूला है इसका? अभी ऊपर करने वाले हैं। फॉर्मूला में इसका रीजन लाई करता है। कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है, राइट स्क्यूड रहेगा। राइट स्क्यूड का क्या मतलब है? बेसिकली नेगेटिव साइड पे नहीं जा सकता ना, लेफ्ट साइड पे नहीं जा सकता, इस तरफ इसकी नेगेटिव वैल्यूज बनेंगी। याद है ना, जी ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ये 0 है, ये 1, 2, 3 है, ये -1, -2, -3 है, ये सारी चीजें अपन लोग कर आए हैं। ठीक है, तो नेगेटिव साइड नहीं जा सकता, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, ऐसा बोल रहा है जनरली। तो राइटली स्क्यूड होता है जनरली ये। और इसका जो शेप रहता है वो कहाँ पे डिपेंडेंट रहता है, किस पे डिपेंडेंट रहता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिपेंडेंट रहता है। अब शायद से मैंने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का तुम्हें मीनिंग अच्छे से नहीं करवाया पिछली 2-3 क्लासेस में। आज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मीनिंग भी हो जाएगा डन। ठीक है, अभी चलते हैं कहाँ पे? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे। लेट्स गो। चलो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे चलेंगे। ये हमने डन किया ना, काय स्क्वायर टेस्ट क्या होता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे आओ, ये रहा। सी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का बेसिक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को भूल जाओ, सभी चीजों को भूल जाओ, नॉर्मली समझो। आपको ना 3 नंबर दिए हैं, यू हैव 3 नंबर्स जिसका टोटल बोला है कि 100 है। ठीक है, x, y, z इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये 3 नंबर है तुम्हारे पास, ये मतलब क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि ये 3 नंबर है जिसका टोटल 100 है। पहले का बोल दिया 20, मतलब खुद से तुमने लिख लिया 20। अब क्या करोगे? अब क्या आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा। मतलब हमें इन दोनों की वैल्यूज नहीं पता चलेगी ना, तो इनमें से एक की वैल्यू खुद से तुम लोग बताओगे। तुमने बताई 30। अब क्या होगा? अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली निकलेगी जा सकती है? बताओ जरा, कितनी निकलेगी? 50 निकलेगी भाई। तो ऑटोमेटिकली किसकी वैल्यू निकली? z की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकली। लेकिन खुद से हमने किसको वैल्यू किया, किसको वैल्यू दिया? x को और y को। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे फ्री कौन था? बताओ। फ्री था x और फ्री था y, यानी कि फ्री टू गिव एनी वैल्यू, लेट्स से ऐसा बोल सकते हैं। यू आर फ्री टू गिव एनी वैल्यू। तो x को हमने कुछ भी दे दिया, y को हमने कुछ भी दे दिया, जिसकी बदौलत z की वैल्यू आसानी से निकल गई। बताओ कोई दिक्कत? इसी चीज को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। मतलब हमें कितनी फ्रीडम है किसी की वैल्यूज को चूज करने के लिए। हमारे पास 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी यहाँ पे, 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज को चूज करना वो हमारे पे था, अपन ने चूज कर लिया। सो ओनली 2 वैल्यूज वर फ्री टू चूज। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 2 हो गई। अब इसी को काय स्क्वायर में उतारो जरा, काय स्क्वायर फॉर दैट मैटर किसी भी टेस्ट में उतार लो, तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो लॉजिक होता है वो ये होता है कि हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर विच वी आर फ्री टू चूज। इजी, दैट्स योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और काय स्क्वायर जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
ये आपको ध्यान में रखना है जो मैंने टर्म बोली है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जो भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगा उसी से तो हम क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे ना। क्रिटिकल वैल्यू टेबल के अंदर जो होती है, यहाँ पे अपना लगा के चलो कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे अपनी अल्फा वैल्यू है, ऐसे कुछ करके, तो इन दोनों पे डिपेंडेंट रहता है। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं। ये हमें एक टेबल गिवन है, ठीक है, टेबल गिवन है जहाँ पे हमें ना रो 1 का टोटल गिवन है, रो 2 का भी टोटल गिवन है। सिमिलरली ए कॉलम का गिवन है, बी कॉलम का टोटल गिवन है। नाउ यहाँ पे कितनी वैल्यूज ऐसे हैं जो कि हम फ्री टू चूज है। अगर मैं किसी एक वैल्यू को भी अपने आप से चूज कर लूंगा ना, लेट्स से इस ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है 30, तो मैं अब हर एक क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? देखो यहाँ पे 20 आ गई जी, यहाँ पे कितनी आ गई 40 आ गई जी, यहाँ पे कितनी आ गई 10 आ गई, खत्म कहानी। तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज ऐसी थी जो कि हम थे फ्री टू चूज? ओनली 1। तो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया बच्चों, बताओ जरा, कितना हो गया? ओनली 1। तो इस केस के अंदर जो आपका फॉर्मूला बनता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का वो ये बनेगा, रो टोटल नंबर ऑफ रोज। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 ही तो है, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, उसमें से 1 माइनस कर दिया। इसका लॉजिक भी समझ में आएगा अभी। फिर यहाँ पे है कॉलम, कॉलम भी 2 है अपने पास, ए और बी, ठीक है। नंबर ऑफ, अरे यार नंबर लिखना था, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये भी अपने पास 2 है, तो 2 में से 1 माइनस कर दिया। अब ये 1 माइनस क्यों कर रहे हैं? देखो ईच रो एंड कॉलम टोटल, हर एक रो और कॉलम का टोटल रिस्ट्रिक्ट करता है फ्रीडम को, इसलिए हम 1 को माइनस करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, ये टोटल है किसका? रो का, और ये कॉलम का टोटल है। ये एक एक चीज को क्या कर रहा है? रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दूंगा, है ना, तो मतलब एक चीज को रोक रहा है, ये एक वैल्यू को रोक रहा है, कहने का मतलब इनका ये, तो इसलिए हम -1 करते हैं। अभी लॉजिक अगर नहीं अच्छे समझ में आया तो कोई बात नहीं, छोड़ो उस लॉजिक को, लेकिन ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तुम्हें याद रखना है, काई स्क्वायर में ये रहने वाला है। लेकिन काई स्क्वायर में 3-4 केसेस होते हैं, हम तो 2 केस करने वाले हैं क्योंकि हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट है। उन दोनों केसेस के अंदर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। अब इसको फॉर्मूले के नजरिए से मत देखो, नॉर्मली समझ लो, है ना। जब हम फॉर्मूला वर्ड यूज करते तो हमें डर लग जाता है, यार ये फॉर्मूला भी लर्न करना पड़ेगा, अरे भैया वैसा ना करो, ठीक है। तो नॉर्मल सा जो फॉर्मूला रहेगा या जो कंसेप्ट रहेगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, वो ये रहने वाला है। जनरली निकल कर यहाँ पे कितनी आएगी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? जनरली 1 आती है, जैसे कि अभी आपको देखने को मिला 2 - 1 इंटू 2 - 1, 1 इंटू 1, तो 1 आ गया। जनरली 1 निकल कर आती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डन। अब ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना, यहाँ पे जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ये किसी एक कंसेप्ट की है। काई स्क्वायर टेस्ट एक चीज को फाइंड आउट करता है, उसमें ये वाली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला रहता है, वो भी हम करने वाले हैं, ठीक है। चलो, और दूसरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला रहेगा k-1, यानी कि जो भी कैटेगरीज है 3, 4, 5 जितनी भी कैटेगरी है माइनस में 1 तो वो नॉर्मल वाला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट समझ में आया कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता क्या है? हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर दैट आर फ्री टू चूज बाय अस, सिंपल, ठीक है। तो काई स्क्वायर वैल्यूज को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिख दे तो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, जनरली कहलाता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, और ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, जो कि एक राइटली स्क्यूड है, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे इसकी शेप निर्भर करती है। मजा आया, इजी था। चलो अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे। फॉर्मूला अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में आजकल, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लिखा क्या है, डरो मत, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले इस फॉर्मूले की बात करेंगे। ये फॉर्मूला है कोर फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला रहता है बेसिकली सॉरी एक सेकेंड यार, कंटिन्यू कर रहा हूं। चलो अब यहाँ पे जो ये फॉर्मूला गिवन है ना, यही काई स्क्वायर का फॉर्मूला है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का फॉर्मूला। बोल क्या रहा है ये?
ओ से है इसका मतलब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो भी रिस्पॉन्सेज हमारे पास आए हैं। मुझे पता है आपने इसका आंसर खुद ही निकाल लिया होगा, दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जो हमने सोचा था या जो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ऑब्जर्व्ड जो हमारे पास एक्चुअली में आया, ऑब्जर्व्ड आ गया, एक्सपेक्टेड आ गया, डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, दिस इज सेम एज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इन सभी का सबमिशन आपको करना है, और हाँ, इन दोनों का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में से माइनस करोगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जो वैल्यू आएगी उन सभी का आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, और डिवाइड बाय अपना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कर देना है। अभी करके बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। और उन्हीं सभी का क्या कर दोगे, सबमिशन कर दोगे। जैसे सबमिशन कर दिया, आपके पास आ जाएगा क्या, काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। डन। ये नॉन पैरामीट्रिक नेचर का है। देखो अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी ना कि ना काई स्क्वायर टेस्ट को वी कैन यूज एज अ पैरामीट्रिक टेस्ट एज वेल, यहाँ पे लिखा है ना, वी कैन यूज इट एज अ पैरामीट्रिक टेस्ट एज वेल, बट इतना ज़्यादा डीप डाउन नहीं जा सकते अपन लोग इसके अंदर। यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं ही फंबल कर गया मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि काई स्क्वायर टेस्ट एग्जैक्टली एक पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं है, बट कैन बी यूज्ड इन अ पैरामीट्रिक टेस्ट। कैसे? लास्ट सेशन के अंदर, एफ टेस्ट के अंदर तुमने कुछ देखा था। तुमने क्या देखा था कि एफ टेस्ट का फॉर्मूला कुछ ऐसा था। देखा था ये फॉर्मूला, है ना? वी हैव यूज्ड हियर काई स्क्वायर वैल्यूज, है ना? और एफ टेस्ट क्या करता है, वेरिएंस को स्टडी करता है या कंपेयर करता है ना। तो जब बात आती है वेरिएंस टेस्टिंग की, तो वी कैन यूज काई स्क्वायर टेस्ट so as to find out the value of f test which is a parametric test. Getting my point? तो ऐसे करके we can use it as a parametric test काई स्क्वायर का, है ना? इजी, डन। बट हमेशा आप क्या बोलोगे, इट इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। और रीजन आप बता दोगे कि भाई कैटेगोरिकल डेटा में, क्वालिटेटिव डेटा में यूज होता है, जहाँ पे जो मेजरमेंट स्केल है वो जनरली ऑर्डिनल नॉमिनल नेचर का रहता है ना। फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे मैटर करती है इंस्टीड ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का एज सच कोई यूज नहीं होता, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह कोई एज सच यूज नहीं है, वगैरह वगैरह। ऐसे कर आप बताओगे और इजिली बता दोगे कि वाई इट इज नोन एज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। डन। इट इज अ फंक्शन ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अभी हम बात कर आए हैं और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने डन कर लिया है। डन। नाउ ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है सर जी? समझ नहीं आया? ये वही है जो कि वेरिएंसेस के अंदर हम यूज करते हैं। जब हम टेस्ट फॉर वेरिएंस करते हैं ना, वो फॉर्मूला लगता है काई स्क्वायर का, ये वाला। ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज व्हाट, सैंपल का वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसको ये मत समझ लेना कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है फिर ये तुम्हारा वेरिएंस है, इस दोनों को मिला के ये वेरिएंस है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा मिला लो इसको, ये आपका सैंपल का वेरिएंस बन जाएगा। कहने का मतलब है ये जो एस लिखा हुआ है ना, इट रिप्रेजेंट्स सैंपल हेयर। नॉर्मली वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ये होता है सिग्मा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की जगह अपन ने सिग्मा एस स्क्वायर लिख दिया, जो रिप्रेजेंट कर रहा है सैंपल वेरिएंस को। तो घबराना नहीं है इसके अंदर, सैंपल का वेरिएंस है, ये पॉपुलेशन का वेरिएंस है। सिंपल, पॉपुलेशन वेरिएंस। लो जी, ये अपनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1। लो, खत्म, इजी। तो पहले वाला फॉर्मूला यूज किया था हमने एफ टेस्ट के लिए, मतलब ये जो काई स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे एफ टेस्ट में लिखी हुई है ना, ये काई स्क्वायर की वैल्यू हमने कैसे निकाली, वैसे निकाली जैसे अभी नीचे वाला फॉर्मूला हमने देखा। ठीक है, ये था बस। डन होता है। मेन फॉर्मूला हमारा ये वाला है, इसको याद रखना। नाउ काई स्क्वायर टेस्ट का जो क्रिटिकल वैल्यू रिप्रेजेंटेशन होता है, वही बेसिकली क्या होता है, आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या शो कर रहा है, देखो, काई स्क्वायर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और अल्फा वैल्यू। इसी लेवल पे तो अपन लोग इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, टेबल में से वैल्यू निकालेंगे कि भाई इतनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और इतना अल्फा का लेवल हमने अज्यूम किया है, तो हमारी वैल्यूज निकल जाएगी क्रिटिकल वाली काई स्क्वायर की। इजी, डन होता है। अब लास्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, लास्ट चीज है इसकी जो कि ये वाली है, इसको
कॉपी में उतारो बहुत अच्छे से। कभी कभार एज इट इज पूछ लिया जाता है कि काई स्क्वायर टेस्ट क्यों यूज किया जाता है, तो वहां पे ये ऑप्शन गिवन रहते हैं अपने को, ठीक है। लिखो जरा इसका स्मॉलर वर्जन बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्टिंग वेदर स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिट्स वेल टू अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का क्या मतलब है, फर्स्ट और सेकंड का ना ऑलमोस्ट हल्का फुल्का सेम ही मतलब है। देखो कैसे, टेस्टिंग वेदर दी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज फॉर सर्टेन ग्रुप्स और क्लासेस आर इन लाइन विद सम हाइपोथेसाइज्ड पैटर्न। पैटर्न लिखा है यहाँ पे, पैटर्न लिख देना। तो कहने का क्या मतलब है, हाइपोथेसाइज्ड पैटर्न का मतलब है कि हमने पहले से ही कुछ एक्सपेक्ट किया होगा, है ना, कि हमारे पास कुछ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी, कर रहे ना हम ये एक्सपेक्ट, तो तभी तो हाइपोथेसाइज्ड है, हाइपोथेसाइज्ड वाला है वो। और नीचे वाले में देखो क्या है, वेदर स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिट करता है वेल टू अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्या मतलब है, यहाँ पे हाइपोथेसाइज्ड पैटर्न लगा लो। जो एक्सपेक्टेड था क्या उससे मेल खा रहा है ऑब्जर्वेशन हमारा, क्या नहीं खा रहा, तो दोनों का एक ही मतलब कह सकते हैं अपन लोग। बोलने का तरीका बस अलग अलग है यहाँ पे, कि एक हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व्ड वाला आया है क्या वो एक एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मेल खा रहा है नहीं खा रहा है, ऐसे करके भी बोल सकते हैं। तो दोनों का ऑलमोस्ट लगा लो सेम मीनिंग है, बट हाँ लिखा अलग अलग जा रहा है, हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है, अभी उस डिफरेंस में नहीं घुसना, ठीक है। लेकिन इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट, ये इसकी टर्म होती है। गुडनेस ऑफ फिट का टेस्ट हम कर रहे हैं तो वी विल यूज काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, मतलब या फिर काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ फिट। सेकंड, टेस्टिंग वेदर द एट्रीब्यूट्स, स्टार्टिंग में बताया था ना मेल और फीमेल दो वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स जो इन्वॉल्व है हमारी स्टडी के अंदर क्या वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से या नहीं है, ये पता लगाना, ये टेस्ट करना। तो टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, ये कीवर्ड्स हैं और ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईली यूज्ड में रहते हैं ये दोनों, गुडनेस ऑफ फिट और इंडिपेंडेंस। और फिर लास्ट वाला है वेदर द टू और मोर प्रोपोर्शंस आर इक्वल और नॉट, यानी कि होमोजीनिटी। ठीक है, ये होमोजीनिटी यहाँ पे भी लागू होती है, ये यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये होमोजीनिटी वाला यहाँ पे भी सही रहेगा, क्योंकि इक्वल इक्वल की बात कर रहे हैं तो वो होमोजीनियस कहलाता है, सेम सेम। तो ये तीन जनरली चीजों के लिए यूज करा जाता है हमारा काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। इन तीनों को उतार लो अपनी नोटबुक में। इनमें से इन दोनों का प्रैक्टिकल एग्जांपल थोड़ा सा समझाता हूं, उससे पहले इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला देख लो। गुडनेस ऑफ फिट का है k-1 और टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस का क्या था, रो -1 इनटू में कॉलम -1। लो जी, इजी। अब इनका प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम करते हैं गुडनेस ऑफ फिट का प्रैक्टिकल एग्जांपल। आओ, गुडनेस ऑफ फिट यानी कि एक फ्रीक्वेंसी वाला करते हैं, मतलब फर्स्ट वाला, ये वाला कर रहे हैं, फर्स्ट वाला ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाला टेस्ट कर रहे हैं। आ जाओ, देखो हमने एक टेस्ट करवाया, एग्जांपल क्या है कि भाई ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज जो हैं commensurate with the general examination result which is in the ratio of this in these categories respectively। मतलब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमारा जो रिजल्ट आया है क्या वो इस रेशो के मुताबिक है या नहीं है। तो दिस रेशो इज गिवन टू अस और हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ये आई है, एक्सपेक्टेड ये थी, दिस वाज द एक्सपेक्टेड वन। टोटल क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर 200। लेट्स से कि ये एमकॉम है, एमकॉम के अंदर इतने बंदे फेल हो रहे हैं, थर्ड डिवीजन आ रहा है, सेकंड डिवीजन आ रहा है, फोर्थ डिवीजन आ रहा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर या स्टूडेंट्स आर 200। एक्सपेक्टेड क्या था, 2 3 3 2, यानी कि 2 3 3 2 ये रेशो में आना चाहिए था। तो रेशो जब आप निकालोगे तो कितना बनेगा इसका, मान के चलो 2/10 आएगा ना, ये 5/5, तो 2/10 इंटू में 200। सिमिलरली 3/10 इंटू में 200, सिमिलरली 3/10 इंटू में 200, सिमिलरली 2/10 इंटू में 200। कितना बनकर आ रहा है, 0 से 0 गया, 40 40 60 60, है ना। 200 पूरे हुए, पता चला कैसे आया ये,
गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर एक्सपेक्टेड वाला, अगर गिवन नहीं होता, अगर आपका क्वेश्चन बन रहा है तो क्या करते, तो एक्सपेक्टेड होता सेम सेम, सारा सेम सेम, ये एक्सपेक्टेड होता अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। क्लियर? यहां लिख देता हूं मैं, रेशोज आर गिवन इन दी क्वेश्चन, जो कि है 2:3:3:2। ठीक है, ये तुमने एक्सपेक्टेड निकाल ली। अब क्या करना है, फॉर्मूला क्या था बताओ मुझे जरा, काय स्क्वायर का। ऑब्जर्व्ड माइनस में एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड इनका समीशन, यही था, कोई अंडर रूट तो नहीं था ना, है ना, यही था। ओ माइनस ई कर दो तो -4 -4 आ गया, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे -6 आएगा। डन। अब क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो, ओ माइनस ई का स्क्वायर कर दो। ओ माइनस ई का स्क्वायर करोगे तो ये 16 आ गया। देखो नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता यार, स्क्वायर कर दे रहे हैं अपन लोग। 8 8 64 आ गया, 4 आ गया और ये आ गया 36। अब इसको 16 को डिवाइड कर दो एक्सपेक्टेड वाले से, यानी कि इससे, तो 16/40 जो भी आएगा लिख देना है यहाँ पे। सिमिलरली 64/40 60, और यहाँ पे आएगा 4/60 36/40, जो भी आएगा वो आप यहाँ पे लिखते जाना, और इन सभी को क्या कर देना, ऐड कर देना। ऐड कर दिया, लो भाई काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, काई स्क्वायर की वैल्यू। ये वैल्यू को आपको कंपेयर करना है किसके साथ, यू हैव टू कंपेयर दिस वैल्यू इट विद काई स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू के साथ कंपेयर करो। डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे बताओ मुझे अब जरा, वही रूल्स हैं यार, वही रूल्स हैं। अगर कंप्यूटेड वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू है, रे क्रिटिकल वैल्यू है, तो यहां पे क्या करोगे, H0 stands rejected, which means that there is some significant difference। ठीक है, जो ये डिफरेंस है ना वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो H0 को हम रिजेक्ट कर देंगे। और H0 कैसा आएगा, वही नो डिफरेंस का होता है ना ये हाइपोथेसिस, कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द, ये वो है ना, वही वाला सिनेरियो। तो H0 स्टैंड्स रिजेक्टेड। कम आता है कंप्यूटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से, तो H0 को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, नॉट रिजेक्ट आएगा, बिकॉज वी डू नॉट हैव सच एविडेंस एट ऑल। यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो यूज किया जाएगा वो है K-1। के यहाँ पे डिपिक्ट करता है टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज या फिर लेवल, जैसे कि यहाँ पे कैटेगरीज है 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया 4-1 विच इज इक्वल्स टू 3। अल्फा वैल्यू आपको बोली गई है, इतनी यूज कर लो बस। ठीक है, तो आप क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालोगे, वही है यहाँ पे 3 माइनस 0.05, ये क्रिटिकल वैल्यू है, मतलब ऐसे करके निकलेगी। कितना इजी था, ये था टेस्ट ऑन फ्रीक्वेंसीज का। अब इंडिपेंडेंस का अगर आप टेस्ट करोगे, इंडिपेंडेंस का क्या था कि एट्रीब्यूट्स हमें अगर गिवन रहेंगे, अगर देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स गिवन है ना, ये आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है ये पता अगर तुम्हें लगाना है, मेल और फीमेल डिपेंडेंट है एक दूसरे पे नहीं है, ये पता अगर तुम्हें लगाना है, तो एट्रीब्यूट का टेस्ट तुम करोगे काई स्क्वायर का, तो ये वाला निकल कर आएगा। ठीक है, इसके अंदर अब क्या हो रहा है देखो, एट्रीब्यूट हमें गिवन है मेल और फीमेल, इनके वोट्स गिवन है भाई, टोटल मेल हैं इतने, फीमेल है इतने, इनके वोट्स गिवन है भाई, जो फेवर करते हैं किसी के फेवर में, जो नहीं फेवर करते हैं मान के चलो,
फेवर का टोटल गिवन है, सिमिलरली डू नॉट फेवर का टोटल गिवन है हमें। अब मैं इसको पूरा सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे बस चीज़ें जो याद रखने की है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताने वाला हूँ। जब टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, यानी कि एट्रीब्यूट यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट रहेंगे वहाँ पे, और उनका इंडिपेंडेंसी का चेक करना अगर हमें पड़ता है, तो हम यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं। और इसको और तरीके का टेस्ट भी बोल सकते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं, कॉन्टीजेंसी टेबल टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है, या फिर कॉन्टीजेंसी टेबल भी बोला जाता है। ये जो टेबल है ना, इसे बोलते हैं कॉन्टीजेंसी टेबल, ठीक है। क्रॉस क्लासिफिकेशन करता है डेटा का, इसलिए इसको कॉन्टीजेंसी टेबल भी बोला जाता है या फिर कॉन्टीजेंसी टेबल टेस्ट भी बोला जाता है। ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। दीज आर दी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। हमने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई फेवर में इतने बंदे हैं, फेवर में इतनी फीमेल्स हैं, लेकिन अब एक्सपेक्टेड कैसे निकालेंगे? तो एक्सपेक्टेड निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला रहता है, और ये फॉर्मूले को तुम्हें लर्न करना है। अभी यहाँ पे हमें निकाल के नहीं दिखाऊंगा और तुम्हें निकालना भी नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले को तुम्हें लर्न करना है, ये वाला तो करना है भाई एज अ फॉर्मूला। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो तुम यहाँ पे निकालोगे, कैसे निकालोगे? E इक्वल्स टू रो टोटल, रो का टोटल बताओ कितना है? 80 है, इनटू में कॉलम टोटल। कॉलम का टोटल क्या है? मान के चलो 48 है, तुम निकाल रहे हो ये 32 निकाल, मतलब ये वाला निकाल रहे हो इसका, तो तुम इसका रो का टोटल और इसके कॉलम का टोटल, दिस इज द रो 1, रो 2, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, इसका निकाल रहे हो। तो उसी तरीके से इनके टोटल को डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल विच इज 120, ऐसे कर कर आप लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेड का, ठीक है। 80 48 इसका निकल जाएगा, ये वाला निकालना है 40 48, ये इसका निकल जाएगा। सिमिलरली 80 72 इसका निकल गया, 40 72 इसका निकल गया, ऐसे करके निकालोगे। एक्सपेक्टेड वाला निकल गया, फिर इसके बाद से ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड करके फिर ऐसे करके आंसर निकलेगा। उसको छोड़ दो, वहाँ पे नहीं जाना। यहाँ पे इंडिपेंडेंस वाले टेस्ट के अंदर जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहती है उसका फॉर्मूला रहेगा ये, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू R-1 इंटू C-1। R is number of rows, C is number of columns. लो जी, that's it। 2 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, एक ये और एक ये। कमेंट सेक्शन के अंदर अब कमेंट आ जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि तुम्हें काई स्क्वायर टेस्ट अगर पहली बार भी पढ़ रहे हो ना तो अच्छे से समझा दूं, और मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से समझाया है। जो भी कमी रह गई हो तो वो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये 2 क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से कर पाओ, ठीक है। पॉज मी एंड देन आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन, और कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना है, ना कि ऐसे कि बैठे रहो मेरी वेट के अंदर कि ऋतिक भैया या ऋतिक सर बताएंगे कि क्या सही है। मैं बताऊंगा, मैं लाइक करूंगा तुम्हारे कमेंट को, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे देना, ऐसा कि तुम्हें वापस आके चेक नहीं करना पड़े कि भाई हाँ मेरा सही था या गलत था। कमेंट सेक्शन के अंदर आकर ऐसे आंसर चाहिए मुझे, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी, सारे कर कर आए हैं अपन लोग, ठीक है। तो मुझे बताना है इसका आंसर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, एंड देन आंसर, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, देन आंसर, ठीक है। चलो, दिस इज डन, काई स्क्वायर इज डन फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, और एग्जामिनेशन के POV से डन करवा दिया है। चाहे तुम UGC नेट कॉमर्स देने जाओ, मैनेजमेंट देने जाओ, या फॉर दैट मैटर रिसर्च एप्टीट्यूड ही क्यों ना प्रिपेयर कर रहे हो पेपर 1 में। चलो, दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे कोई और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। एक और बार दिखा देता हूँ मैं क्वेश्चन को, क्या पता छुप गया हो क्वेश्चन, चेक कर लेना। ये क्वेश्चन है आपके पास, एंड दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।